फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम पिछले जो सिंथेसिस से उन्हें आगे चालू कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पार्टिसिपल का प्रयोग बताया था, अब यदि एक से अधिक पार्टिसिपल आ जाए, यदि किसी एक वाक्य में कई पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, एक से अधिक पार्टिसिपल का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस बोला हमने, शी एंटर्ड द रूम। पहला सेंटेंस है शी एंटर्ड द रूम। उसने कमरे में प्रवेश किया। अगला सेंटेंस, शी पिक्ड अप द फोन। She picked up the phone. She picked up the phone. तीसरा, she rang up her sister। तीसरा सेंटेंस, she rang up her sister। देखिए, तीन सेंटेंस हो गए आपके, तीन वाक्य हो गए। शी एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। शी पिक्ड अप द फोन, फोन को उठाया और क्या करा, उसने अपनी बहन को। तो इसमें हम जब करेंगे हिंदी में जोड़ेंगे, क्या करेंगे हिंदी में जोड़ने पर, कमरे में प्रवेश करके और फोन को उठाकर उसने अपनी बहन को लगाया। चलो, तो दो देखो, या तो रैंग अप तो बन गई पार्टिसिपल, और ये क्या है, एंटर्ड और पिक्ड अप, ये बन गई हमारी पार्टिसिपल, और ये रहेगी वर्ब रैंग अप। अब जब हम इसे एक जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, कमरे में प्रवेश करके फोन को उठाकर उसने अपनी बहन को फोन लगाया। तो क्या करें, इनमें कर आ गया, तो एंटरिंग, पहला अक्षर बड़ा, एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करके, एंड पिकिंग अप लगाएंगे क्योंकि इसमें भी वर्ब माइंड लगा, एंड PICKING, पिकिंग अप क्या, फोन। पिकिंग अप द फोन, she rang up her sister। She rang up her sister। देखिए, यदि ज़्यादा हो जिनके बाद में कर आ जा, वो काम करके, तो उनमें भी बन जा पार्टिसिपल, और अन्य सभी में भाई जो जितने लगाएगा इसके बाद एक वर्ब बचेगी आपकी। अच्छा, अब देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं हम कहेगा इनफिनिटिव का प्रयोग। इनफिनिटिव कैसे होते हैं, सेंटेंस जिनमें वर्ब में से पहले टू लगाकर
देखिए इन्फिनिटिव, INFINITIVE, इन्फिनिटिव का प्रयोग। देखिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। इन्फिनिटिव बनाया जाता है। क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना लेनी आता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नी ने आता है। ना कोमा नी कोमा ने आता है। अब देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग द्वारा वाक्य को जोड़ते समय वाक्य के इन्फिनिटिव वर्ब को उसी के रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों के इन्फिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। अर्थात उद्देश्य या फल दिखने वाली इन्फिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। क्या बता आपको, दोबारा एक बात और सुन लीजिए। देखिए क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना लेनी आता है। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के इन्फिनिटिव वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों के इन्फिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य या फल दिखने वाली इन्फिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। क्या था? देखिए उद्देश्य या फल दिखने वाली या फल दिखने वाली इन्फिनिटिव INITE इन्फिनिटिव वर्ब क्रिया को FINIT इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। दोबारा एक बात और सुन लीजिए दोबारा सही। देखिए क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय
एक वाक्य के इंफिनिटिव वर्ब को उसी के रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्यों में इंफिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। उद्देश्य या, देखिए यह मेरा उद्देश्य या फल दिखने वाली इंफिनिटिव वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। अब देखिए आगे एग्जाम्पल लीजिए आप। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। शी टुक ए नाइफ। शी टुक ए नाइफ। उसने एक चाकू लिया। शी वांटेड टू किल द hen। शी वांटेड टू किल द hen। देखिए शी टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। शी वांटेड टू किल द hen, वह एक मुर्गी को मारना चाहती थी। तो उसने चाकू लिया कहे के लिए, एक मुर्गी को मारने के लिए। तो क्या बनाएंगे हम, जब हम हिंदी में जोड़ेंगे हम कहेंगे उसने एक चाकू लिया किसे, एक मुर्गी को मारने के लिए। मारने, देखो इसके बाद में ना ने नहीं आ गया तो इसलिए यह तो या इससे अलग भी आपकी समझ नहीं आ रहा। जिस सेंटेंस में वांटेड या वांट आ रहा होगा तो उसे वहां तक छोड़, दूसरा वाक्य लिखे है और इस टू तक जोड़ देंगे इसे। शी टुक ए नाइफ टू किल द hen। उस कैसे बनेगा, उसने एक चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। अच्छा एक वाक्य और इससे अलग। ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक। वह बहुत कमजोर है। अगला वाक्य ही कैन नॉट वॉक। ही कैन नॉट वॉक। देखिए वह बहुत कमजोर है और वो चल नहीं सकता। जो किसी भी सेंटेंस में वेरी आ जा और हम उसका सिंपल वाक्य बनाना और अगले में कैन या कुड आ रहा होगा तो इसमें वेरी की जगह TOO लगा देंगे। ही इज वेरी जगह TOO टू वीक। वह इतना कमजोर है। देखिए ही इज टू वीक और टू वॉक। क्या बताया आपको, यदि एक वाक्य में वेरी आ गया है और दूसरे वाक्य में कैन कुड इस तरह आ जा तो वेरी की जगह TOO और अगली वर्ब से पहले TOO लगा देंगे। इसका अर्थ होगा वह देखो जो हमारा TOO है इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक कमी के लिए, मतलब जो कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो वहां होगा। वह इतना कमजोर है, आवश्यकता कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, यानी कि इतनी कमजोरी उसके अंदर आ गई। अब यदि इधर आ जाता है जैसे ही वांट्स टू स्टडी। ही वांट्स टू स्टडी। ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता। ही हैज गॉन टू आगरा। ही हैज गॉन टू आगरा। देखिए वह अध्ययन करना चाहता, वहां चलेगा तो आगे पीछे का मतलब नहीं। अब हम हिंदी में जोड़ेंगे इसे तो हम क्या कहेंगे, वह आगरा चला गया कह के लिया, अध्ययन करने के लिए। तो इसलिए हमें पहला वाक्य बनाना पड़ेगा कौन सा, ये वांट्स था दूसरे वाला, भले ही ये पीछे हो। तो ही
हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। क्या होगा? वह आगरा चला गया कहीं के लिए? अध्ययन करने के लिए। अब देखिए यही बात मैंने आपको, यदि यहाँ पे मान लिया किसी कारण तो यहाँ इसकी जगह वाजर होगा, यहाँ वैरी होगा, तो यहाँ वाज आ जाएगा। इनमें सब में एक ही बात ऐसी मिलेगी आप सभी को। एक और लिख लीजिए आप। द बुक was very difficult. The book was very difficult. She could not understand. She could not understand. देखो बुक के है बहुत कठिन थी, कोई नहीं समझ सका। तो बुक बहुत कमजोर है समझने के लिए, भाई जैसे समझ नहीं सकता। और इसमें उसके लिए अर्थ भी लगा सके। देखिए जैसे बोलोगे द बुक वाज टू डिफिकल्ट। किताब बहुत क्या है कठिन है किसके, उसके लिए। तो सब्जेक्ट क्यों देखो ये बुक अलग है ये अलग है, तो यहाँ से इसका और लगा देंगे फोर हर उसके लिए क्या के लिए कुड नोट खत्म हो गया टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड अब देखिए इसके बाद इनफिनिट का प्रयोग आपका हो गया पूरा। यदि वाक्य में जो है पहला कोई आ रहा हो, मान लिया दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, या फिर बस शॉर्ट की बात ही बता दूं मैं इसमें, जिन वाक्यों में इजारम या वाजवर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता तो उन्हें सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। आप एक बार और सुन लीजिए, जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूं वे आपको मौखिक बताई जाएगी लिखने के बजाय, क्योंकि समझ आ जाएगी। देखिए यदि हमारा न्यूमेटिव एप्रोच को मतलब उस कर्ता को जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, यानी कि वह सब्जेक्ट जो वाक्य में स्वतंत्र होता है और यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है, तो ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य की वर्ब पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह न तो किसी फिनिटिव वर्ब का कर्ता होता है और न ही कर्म का। जैसे द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, बन गया हैविंग की क्या लगेगा नहीं। और एग्जाम्पल ले द मीटिंग बीइंग अवर ऑल मेंबर्स लेफ्ट। हाल देखिए इन वाक्यों में जो मैं बताया आपको, सन और मीटिंग क्या है न्यूमेटिव एब्सोल्यूट है, तो इसका प्रयोग जब होगा जब वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होगा। जब अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो हैविंग लगा देंगे इसमें। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट बात पर चलिए। जीरंड का प्रयोग भी आपको सिखाया गया है, और यानी कि जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है।
हिंदी में अर्थ निकालने पर इनमें भी क्रिया के अंत में ना ने नी आता है। क्या बता आपको भाई, जीरंड का जो है, जीरंड बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगावे और देखो जीरंड का प्रयोग G E R जीरंड का प्रयोग। देखिए जीरंड के प्रयोग में क्या करते हैं हम, जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। चलो लिख देता हूँ, जीरंड का प्रयोग करने के लिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। यानी कि जीरंड लगाने के लिए और हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना ने नहीं आता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना ने नी आता है। अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे मानना हमने कोई भी सेंटेंस ले लिया, सीता हैड फेल्ड, यस, चलो एग्जाम्पल लिखिए, सीता हैड फेल्ड, हेड फेल्ड हो। अगला सेंटेंस, शी हियर द न्यूज, शी हियर द न्यूज, शी फेंटेड। तो गैस सीता फैल होगी, उसने समाचार सुना और वो क्या है, बेहोश हो गई। तो हम क्या बनाओगे, अपने फैल होने का समाचार सुनकर सीता बेहोश होगी, कर आ गया इसमें भी। तो जब इसे हम बनाओगे सेंटेंस तो हम कहेंगे ऑन सुनने पर, ऑन हियरिंग आई लगा दिया, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑफ हर फैलर नाउन बना दे, ऑफ हर, देखो फैल का नाउन बना दिया है फैलर, FAILURE, FAILURE। अपने फैल होने का समाचार सुनकर सीता बेहोश हो गई। आगे समझो आपकी। और एक वाक्य इसके बाद क्या आएगा, देखो इधर नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि किसी नाउन या
फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है, तो उसमें फ्रेज एपोजिशन में रहता है तो दो अल्पविराम यानी कि कोमे के बीच में रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है सुरेश इज ए टीचर। देखिए क्या है इसमें, सुरेश इज ए टीचर। सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल। ही इज वेरी जेंटल। आगे लिख देता हूं। तो जब हमेशा बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सुरेश एक अध्यापक है, वह बहुत सज्जन है, तो सुरेश एक अध्यापक बहुत सज्जन है। जैसे हमने लिखा सुरेश, सुरेश लिखने के बाद कोमा क्या है वो, ए टीचर। ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक, फिर कोमा लगाओगे, यानी कि सुरेश फिर वो क्या है वो लगा, फिर आगे इसके बाद इज वेरी जेंटल। हो गया, यानी कि दो कोमे लगा दे इसमें हम। अच्छा एक बात हो सुनिए, देखो यहाँ टीचर एक नाउन है जो दूसरे नाउन किसकी, सुरेश की व्याख्या करता है। क्या होता है, दोबारा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचर भी एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है, इसलिए टीचर सुरेश के साथ एपोजिशन में है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में ऐसे दो नाउन हो जो एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान को प्रकट करते हों। ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग एपोजिशन के रूप में होता है। और एक आध एग्जाम्पल आपको और बता देता हूं। इससे अलग एक दो सेंटेंस जो अलग अलग हो, इससे अलग बताता हूँ आपको। जैसे कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। देखिए कोलंबस कोलंबस क्या था, वाज ए फेमस सेलर। वाज ए फेमस, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। ही वाज एन इटालियन। ही वाज एन, एक इटालियन था। अगला सेंटेंस, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका। कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, उसने, वह एक इटालियन था और उसने अमेरिका की खोज की। अब जब हम हिंदी में जोड़ेंगे हम कहेंगे कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर। बनाइए, देखिए इसे दो तरह बना सकते हैं हम। कोलंबस
कोलंबस। पहले में क्या, दो तरह बनाओगे हम। कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, को मिलेगा ए फेमस इटालियन सेलर कोलंबस कोमा ए फेमस इटालियन सेलर। इसके बाद क्या करेंगे हम, डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड अमेरिका। अच्छा, या दूसरा कैसे बनाएंगे सर, कोलंबस नाउन बना के, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। कोलंबस क्या कौन था, नाउन बना दिया, द डिस्कवरर अमेरिका। कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर। वाज ए फेमस इटालियन was a famous Italian seller। देखो दो तरह बना दे, दोनों तरह ही आपका ठीक होगा। अब देखिए आगे, अब कुछ बात थोड़ी सी मौखिक बता दूं मैं आपको। देखो, एक होती है हमारी एडवर्ब। एडवर्ब साधारणतः ly का प्रयोग करके बनता है। अब मैं आपको एडवर्ब का प्रयोग सिखाऊं। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलाकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तथा उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, यह विधि तभी प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो। क्या बताया मैंने, जब विशेषता प्रकट कर रहा होगा। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब में बदल देते हैं। समझ गए हम। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस। जैसे ही वेंट टू द कॉलेज, पहला वाक्य है ही वेंट टू द कॉलेज। ही वेंट टू द कॉलेज। अब ही वाज पंक्चुअल। ही वाज पंक्चुअल। पंक्चुअल में समय पर जाने वाला। वह पंक्चुअल था, तो हम कैसे बनाओगे सर, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। ही वेंट टू, कहाँ गया, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। बस इसमें एल वाई लगा दिया। पंक्चुअली बढ़िया। बस इसमें एल वाई लगा कर बनाए थे। जैसे मान ला कोई भी चीज़ होगी भाई, अनडाउटली, अनडाउट है किसी में तो अनडाउटली कर देंगे, हरी आएगा तो हरीली बना देंगे, स्लो मान ला स्लो आया तो स्लोली बना देंगे,
हैप्पी मतलब खुशी है, खुश है तो हैप्पीली बना देंगे। जो मैंने आपको बात बताई थी इसमें जो सी मैन थी। अच्छा, एक होता है हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग। देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता हो, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जैसे ए बॉय केम टू माई हाउस, एग्जाम्पल ए लिखिए, ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड, द बॉय वॉज ब्लाइंड। एक लड़का मेरी ऑफिस आया, अंधा था, तो हम कहेंगे एक अंधा लड़का मेरी ऑफिस आया। अब ए ब्लाइंड बॉय केम, एक अंधा क्या टू माई ऑफिस। हो गया। और ये वांट वाला मैंने आपको बताया था, जिसमें नानी नहीं आ जाए तो होगा था आपका। अच्छा, एक होता है हमारा कंजक्शन का प्रयोग। क्या होता है? कंजक्शन का प्रयोग। अब कंजक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं हम? जैसे आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता था। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, आई वांट टू बाई ए पेंसिल, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। मैं एक पेन खरीदना चाहता था और एक मैं पेंसिल भी। अब इसका बनाइए, इनके मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता था। आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। देखिए, जब कोई दोनों काम खरीदे तो उन दोनों शब्द को एक जगह लगाते हैं। इसमें जो है कंजक्शन का प्रयोग हो जाए, आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। अब देखिए, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन से? COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, SENTENCES। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि सिखाने जा रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज तथा शेष एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लोज यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसे लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक प्रिंसिपल
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मुख्य वाक्य तथा शेष यानी कि एक से अधिक, जो एक से ज्यादा होगी, एक से अधिक जो एक से ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। ठीक, इसलिए दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक है कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यह जरूरी है कि दो, अब देखिए, दिए हुए सिंपल वाक्य सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक प्रिंसिपल क्लोज में एक से अधिक सिंपल प्रिंसिपल क्लोज तथा अन्य वाक्यों में को सब ऑर्डिनेट क्लोज में बदलना चाहिए। में बदलना चाहिए। देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है। सब ऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, नाउन क्लोज। और नंबर दो, एडजेक्टिव क्लोज। नंबर तीन, एडवर्ब क्लोज। अच्छा, अब देखिए, अब तीनों बताते हैं हम आपको। सबसे पहला हम क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहला हम नाउन का प्रयोग भी 5 प्रकार किया जा सके। जैसे यू आर ए थीफ पहला सेंटेंस है।
पहला सेंटेंस है यू आर ए थीफ, यू आर ए थीफ। और अगला वाक्य है इट इज नोन टू ऑल, टू ऑल। भाई तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली बात है, यदि आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो पीछे वाक्य बनाने के बाद बताता हूं कि तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं कि दैट, अब से बनाए हम कि तुम एक चोर हो, यू आर ए thief is known to all, देखिए कि तुम एक चोर हो यह सभी जानते हैं। देखिए मैं इसमें आपको ऐसे सिखाने जा रहा हूं कि जिसमें कभी आप ये ना कहें भाई तुम्हारा रूल ये गलत हो गया, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए, जिससे आपको आसानी पड़े। यदि किसी वाक्य में की आया हुआ है, की के लिए दैट, कि क्या ये काम हुआ है नहीं है, के लिए इफ, ये काफी हद तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर निर्भर भी करते हैं। की के लिए दैट, की क्या के लिए इफ, और क्योंकि, क्योंकि के लिए क्या लगाओगे, बिकॉज, क्योंकि के लिए बिकॉज, यद्यपि, यद्यपि के लिए क्या लगाएंगे आप, आल्दो, यद्यपि के लिए आल्दो। और यदि कई कारण होगा, कारण के लिए भाई क्यों कर रहे तुम ऐसा काम, समय के लिए, समय के लिए वैन, जब समय की बात होगी, ये अपनी उसके लिए बगैर आमद है। और जैसे कौन है, मतलब जो, कौन का जो, और सजीव है तो हु, जहां, भाई जैसे मान लिया मुझे ऐसा बताओ जहां वह रहता है, जहां पास वेयर। और यदि किसी वाक्य में समथिंग, यानी कुछ क्रिया है तो व्हाट, समथिंग के लिए व्हाट। और मैंने बताया है, देखिए यहाँ बताया जैसे कि क्या के लिए इफ भी लगा सके हम, वेदर भी, वैसे इफ या वेदर, इफ या वेदर, जहाँ के लिए। अच्छा क्या रहेगा, और जो के लिए मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं समथिंग वगैरह आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको व्हाट। और यदि
एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में बात करी जाए तो दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव क्लोज लगाकर विच का प्रयोग कर देते हैं। एडजेक्टिव में विच, एडजेक्टिव। ठीक, अच्छा। और मैंने बताया दिया कि जो हमारा वाक्य में देखिए किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन में हाउ, वाई, व्हेन, वेयर से शुरू होता है तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके रिलेटिव प्रोनाउन पूर्ववर्ती उनसे पहले प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, और इसमें बिकॉज भी आ गया आपका, और क्या रहेगा इसमें, ये तो मेन सी बात हो गई, ये सब मैंने आपको समझा ही दिए। यानी कि ये काफ़ी हद तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर निर्भर करते हैं। इनमें वर्ब से कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ये जो प्रोनाउन है मैंने तुम्हें बता दिए, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या क्या देखिए, हु, हुज, हुम, विच, दैट, अथवा, रिलेटिव एडवर्ब में जैसे हाउ, ये जो रिलेटिव वर्ब हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, से शुरू होता है तो उन शब्दों, क्या करें, से शुरू होता है तो क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक, क्या बताया आपको, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, ये तो आपको बात बताई दी कि जहां तक आपका संभव होगा आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जाम्पल। भाई ये बात तो आपकी सभी समझ में आई गई होगी। अब देखिए, चलो इसके बाद हम आपके लिए चालू करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ही डज नॉट नो मी। देखिए ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। अब दूसरा टेंस है हु इज सी, वह कौन है, हु इज सी। अब देखिए इसे बनाएंगे हम।
वह नहीं जानता वह कौन है, वो नहीं जानता कि वह है कौन, तो हम क्या बनाएंगे, वह नहीं जानता कौन वह है। तो he does not know who she, यानी कि सब्जेक्ट she is, वह नहीं जानता कि वह कौन है, होगा। अब जो मान ला कहीं भाई वो कहाँ है, कहाँ के लिए क्या लगाओगे, जैसे देख लिया अगला एग्जाम्पल, वेयर इज सी और टेल मी, मुझे बताओ वह कहाँ है, देखो मुझे बताओ वह कहाँ है, ऐसे बनाओगे। तो देखो इसमें बताओगे हम टेल, क्या बनाओगे इसमें, टेल मी, टेल मी वेयर सी इज, मुझे बताओ वह कहाँ है, बन गया। अच्छा देख, जो मे वाला सेंटेंस आ जाओ, जैसे ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी, वह हो सकता है निर्दोष, ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, भाई वह निर्दोष होता है, मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है, कि क्या आ गया, तो कि क्या के लिए क्या बनाओगे, इफ या वेदर। तो अब इसे बनाइए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ की क्या, तो आप लगाओगे यहाँ इफ या वेदर लगा, तो थारी मर्जी, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। देखिए अब इसका अलग भी शॉर्ट में समझ लीजिए आप, यदि किसी वाक्य में मे भी आया गया है तो उससे दूसरा वाक्य लिखो और इफ या वेदर लगा के और मे बी के स्थान पर इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार लगा दो। मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। देखिए इससे इजी और ट्रिक नहीं है, यदि किसी वाक्य में मे बी आया हुआ है तो मे बी वाले वाक्य में दूसरा वाक्य लिखो और इफ या वेदर, दोनों में से एक, दोनों नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर लगाने के बाद आपको वाक्य मे बी के स्थान पर इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देते हैं। आ गया समझ में आपकी। अब देखिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। अच्छा जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको ये सेंटेंस समझाए हैं, देखिए की के लिए दैट, अब मैंने बताया था जो समथिंग वाला वाक्य है ये शॉर्ट ट्रिक होती है। देखिए आगे मान लिया हमने कहा सी सेज समथिंग, सी सेज समथिंग, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, वह कुछ कहते हैं यह सत्य नहीं है, तो हम कहेंगे वह जो, देखो जो वह कहते हैं यह सत्य नहीं है। देखो जिसे दो तरह बना दो, या तो बना दो इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, समथिंग वाले वाक्य को वाट से जोड़ दो, वाट सी सेज। देखो जब इसे हम बनाओगे इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, वाट सी सेज।
देखिए यह सत्य नहीं है। जो समथिंग वाला वाक्य होगा, एक ठीक है, मान लो हमारा समथिंग वाला सेंटेंस है रहा, तो दूसरा वाक्य लिखो और वाट लगा के समथिंग हटा के इसकी जगह पहला वाट लगा के जोड़ दो। दूसरी ट्रिक हम लोग बना सके, वाट शी सेज, जो वह कहती है, इज नॉट ट्रू। हम ऐसे बना सकते हैं, वाट शी सेज, जो वह कहती है, ठीक है, इसमें हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, इज नॉट ट्रू। ऐसे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है आपका। अब देखिए, मान लो ये मैंने आपको बता दिया, इफ वाला बता दिया और दैट का जो समथिंग वाला बता दिया। जैसे मैंने कहा ही सेज समथिंग, यानी क्या मैं कह दिया, देखिए योर टीचर सेज, पे अगला वाक्य है टेंशन, योर टीचर सेज, तुम्हारे अध्यापक कुछ कहते हैं, प्लीज लिसन टू इट। अगला वाक्य हो गया, प्लीज लिसन टू इट। तुम्हारे अध्यापक, प्लीज लिसन टू इट, योर टीचर से समथिंग लगाऊंगा इसमें, तभी हो जाएगा समथिंग वाला। चलो समथिंग लिख लिया यहाँ पे, SOMETHING, योर टीचर सेज समथिंग, प्लीज लिसन टू इट। अब जब इसे हम बनाओगे तो हम क्या कहेंगे, प्लीज लिसन टू, प्लीज लिसन टू वाट, समथिंग वाला मैंने बताया, वाट योर टीचर सेज। अच्छा, इसके बाद देखिए समथिंग वाला हो गया, इफ वाला हो गया और आपका इफ वाला हो गया। और देखिए, यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में बात कही जाए तो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे मैंने लिखा आई सॉ ए डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। तो मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता कहाँ था, सड़क पर पड़ा हुआ था, तो मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था। देखो कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा जो के लिए विच या हु, आई सॉ ए डॉग विच was lying on the road। और मैंने आपको बताया था रीजन वाला भाई से, यदि किसी में रीजन आया गया है, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन। देखिए he was weeping
ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था, फॉर सम रीजन। वह किसी कारण से रो रहा था, नो बॉडी न्यू द रीजन। नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति इसका कारण नहीं जानता था। तो नो बॉडी इसे कैसे बनाओगे हम? नो बॉडी यानी कोई व्यक्ति नहीं जानता था रीजन, न्यू द रीजन, न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति नहीं जानता था कारण। क्यों? देखो रीजन वाला मैंने बताया था वाई है, वाई के बाद क्या लगा? ही वाज वीपिंग, ही वाज वीपिंग। देखिए मैंने बताया था कोई व्यक्ति यदि कहीं भी रीजन आ गया, शॉर्ट बात समझिए, रीजन वाला वाक्य आ गया तो इस आगे नो बॉडी नोज द रीजन, वाई वाज वीपिंग, वाई लगा कर ये अगला छोड़ दे, तो रीजन वाला कैसा हो गया? वाई से। अच्छा अब देखिए एडवर्ब क्लोज का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, प्रपोज तथा मैनर को प्रकट करता है। उसी के अनुसार एडवर्ब क्लोज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे मैंने बता दिया एज सून, जैसे हमने कहा टाइम, समय प्रस्तुत करने के लिए व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस आदि का प्रयोग करते हैं। देखिए ये एक दो सेंटेंस में मौखिक बताता हूँ। आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की। आई वेट टिल ही अराइव्ड, जब तक कि वह नहीं पहुंचा, तो टिल का प्रयोग करेंगे, शोइंग टाइम है आपका। आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की जब तक कि वह वापस लौटेगा। अब देखिए स्थान के लिए भी, जैसे नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू बहुत स्थानों पर गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, प्रत्येक जगह उनका सम्मान हुआ। तो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत हुआ, वेयर एवर, जहाँ कहीं वह गए, तो यहाँ से क्या लगा दिया? अब ये इसके लिए जैसे ही इज वीक, वह कमजोर है। आई सेल टीच हिम, मैं उसे पढ़ूंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। देखिए क्योंकि के लिए बिकॉज, क्योंकि का सेंटेंस पहले तो बता दिया। देखो ये हम इसे पढ़ाओगे, ही इज वीक, आई सेल टीच हिम, आई सेल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। देखो इसे पढ़ाओगे, हम इसे पढ़ाओगे आई सेल टीच हिम बिकॉज, क्योंकि ही इज वीक। भाई मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। अब देखिए ये तो हो गया आपकी। अब यदि आपका वाक्य आ हुआ है जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। देखिए वह गरीब है और वह क्या ईमानदार है। गरीब होने के बावजूद भी ऑल दो, तो जब बनाओगे क्या बनाओगे? ऑल दो ही इज पुअर, कोमा लगाओगे, ही इज ऑनेस्ट। अच्छा और यदि हमारा आ गया भाई वो काम, वो गरीब, जैसे अगला सेंटेंस हो गया आपका ही वाज वेरी पुअर, ही
वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाई दिस बुक, ही कुड नॉट बाई दिस बुक। देखिए सर कैसे बनाओगे भाई, वो वेरी का प्रयोग हुआ होगा जहाँ आवश्यकता है ज़्यादा गरीब होगा। तो जहाँ से वाक्य में कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो वेरी की जगह सो पुअर लगाओगे। ही वाज सो पुअर, और इसके बाद लगाऊंगा दैट, दैट के बाद ही कुड नॉट बाई दिस बुक, यानी कि वह इतना गरीब है कि वह किताब को नहीं खरीद सकता। देखिए थर्ड में सो दैट वाला हो गया। आल्दो वाला हो गया। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस रहेगा आपका, वाट वाला हो गया, और आपका रह गया है भाई देखिए इसमें द थीफ सा द पुलिस, द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे, ही रैन अवे। देखिए चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। तो देखो स्विंग टाइम आ गया, इसे बनाऊंगा एज सून एज, सून एज मतलब जैसे ही द थीफ सा द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, कोमा ही रुके, हम यहाँ गैप लिया, ही रैन अवे, ही रैन अवे। देखिए इसे हम दूसरी तरफ बना सकें, और कहीं कहीं आपका कंपटीशन में भी आता है यूँ कि इसका आप निगेटिव बनाओ। तो जहाँ भी एज सून एज आएगा होगा तो वहाँ पर हम बनाओगे नो सूनर। क्या बनाओगे, नो सूनर डिड। मान लिया आपका कहीं एज सून जा रहा और आपको निगेटिव बनाना उसका, तो नो सूनर डिड लगाओगे आप, और जहाँ फर्स्ट सेकंड फॉर्म है वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। नो सूनर डिड एज सून की जगह क्या लगेगा, नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर डिड द थीफ। जैसे ही चोर ने पुलिस को बताया तो क्या हो जाएगा, द थीफ के बाद सी, यानी कि सेकंड फॉर्म के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी नो सूनर के बाद। द पुलिस, इसके बाद क्या लगाओगे, देन, THAN, देन, ही रहना भी। देखिए जो कहीं नो सूनर डिड से रहा तो डिड को हटा के सूनर लगा के यदि अफर्मेटिव बनाना होगा, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म कर देंगे, और यहाँ को रिश्ता कोमा लगा देंगे। और यदि निगेटिव बनाना तो यहाँ से हम देन लगाओगे जहाँ कोमा है, और यहाँ से फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आगे समझ सबकी। देखिए बोध करने वाले शब्द हुए वैन, वाइल, समगा, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, नो सूनर, देन। तो ये जहाँ भी आओगे, और मान लिया आपका जहाँ और जहाँ कहीं भी आ गया तो वेयर या वेयर एवर लगा देंगे हम इसमें। एक सेंटेंस लिखिए,
ए चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, ए चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, एक बच्चा सड़क पर मर गया। वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड देयर, मैं वहाँ देयर वाला हमेशा वेयर तक जोड़ दो। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें देयर आ रहा होगा तो वेयर तक जोड़ो। तो हम क्या, वी रीच्ड क्या बनाएंगे हम इसका, वी रीच्ड देयर का वेयर, मैं पहुंचा जहां एक बच्चा सड़क पर मरा था, सीधी सी बात है। वेयर ए चाइल्ड डाइड, ए चाइल्ड डाइड, मैं उस स्थान वहां पहुंचा जहां पर एक बच्चा क्या था, मरा था। इसमें चाइल्ड मरा ऑन द रोड, बस रोड के बाद उसकी तो बात वहां पर आई गई, सीधी सी बात है।